हम एक्सरसाइज 1.5 की तरफ चलते हैं और 1.5 जो एक्सरसाइज है सेट्स की, इसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ेंगे। कोई भी सेट ले लीजिए ए, लेट ए सेट ए, हमने माना कि ये इट इज सबसेट ऑफ यू, किसी यू का सबसेट है, सबसेट होना जरूरी है, ठीक। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम इसे ए डैश से डिनोट करेंगे, वो होगा यू माइनस ए। या फिर अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज दैट एक्स belongs to you and x does not belongs to a। इस चीज को ठीक से देखेंगे, x belongs to you and x does not belongs to a। अब इस चीज को हम वेन डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है u, इसके अंदर एक सेट है आपका a। अगर आपने a डैश बोला, a डैश, तो वो क्या हो जाएगा u माइनस a। तो u में से a को घटा दो तो कितना हिस्सा बचा, ये आपका a है, तो a डैश क्या बच जाएगा आपका ये वाला पार्ट, ठीक। या फिर अगर आपको ऐसे भी एक क्लैरिटी नहीं आ रही तो हम और तरीके से भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये एक u है और कोई एक सेट है जिसकी वैल्यू हमने माना 2 और 3 है, ठीक। अब ये जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि x बिलोंग करेगा u से बट नॉट बिलोंग करेगा a से, तो हम a डैश निकाल देते हैं। a डैश कितना हो जाएगा आपका u माइनस a करके निकाल दीजिए चाहो तो, कि u के वे सभी एलिमेंट जो a में होंगे उन सबको मत लो, बस u के वो सभी एलिमेंट जो a के अंदर होंगे उनको काउंट नहीं करना है, बाकी सबको काउंट कर लो 1 4 5। ये आपका a डैश आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर मैंने आपसे पूछा कि a डैश का भी a डैश निकालो, a डैश का भी a डैश निकालो, अगर हम इस लैंग्वेज को अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो हम बोलेंगे x such that x belongs to you, belongs to you, मतलब बिलोंग तो उसे u से ही करना पड़ेगा, एंड x does not belongs to a dash, जो अंदर वाला है इससे बिलोंग नहीं करना पड़ेगा a dash। अब भी u से बिलोंग करना पड़ा। अब देखो जरा a dash क्या था, a dash आपने ये वाला मार्क किया है जो इस a के बाहर वाला है। अब इसको बिलोंग करना है, इससे तो बिलोंग नहीं करना है जो आपने मार्क किया हुआ, मतलब ये लेकिन बिलोंग u से ही करना है, तो बचा क्या a ही बचा आपका बीच वाला पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका a ही हो जाएगा। a डैश का भी डैश अगर आपको निकालना हो तो वो क्या होगा a, ठीक। अगर आप इसको इस टर्म में देखना चाहें तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, a डैश का होल डैश। अब a डैश का होल डैश हो जाएगा u माइनस a डैश, और आपने a डैश को क्या लिखा है u माइनस a डैश को यहां से लिख सकते हैं u माइनस a। इसे ओपन करिए u माइनस u प्लस a, u से u कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचाएगा, ठीक। तो आपके कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट वो खुद अपने आप में एक सेट आ जाएगा। एक ये प्रॉपर्टी आपने देखी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट अपने आप में सेट होता है। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x belongs to union and x does not belongs to the set। सेट वो एलिमेंट होगा जो इसके अंदर होगा, जो a की पोजीशन पर होगा, चाहे वो a इंटरसेक्शन b हो का होल डैश हो या a यूनियन b का होल डैश हो, कुछ भी हो, वो बिलोंग यूनियन से ही करेगा और यूनियन के उस हिस्से से करेगा जो उस सेट के अंदर है, उससे नहीं करने वाला है, बस यही आपके कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है। चलिए बेटा, ये स्टार्ट हो गई एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज
1.5 इसकी कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल की, कॉम्प्लीमेंट एंगल की सॉरी कॉम्प्लीमेंट सेट की। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है आपकी ए यूनियन ए डैश क्या होगा वो हम देख लेते हैं। हमने पढ़ाया था अभी कि ए तो ये है, ठीक। अगर मैंने आपसे बोला ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा यू माइनस ए, ये लीजिए ये यू है तो यू माइनस ए, ठीक। और ए ये है तो ए और यूनियन ए डैश, ए ये वाला जो पूरा हिस्सा बचा ये क्या बचा, ये बचा ए डैश, और ए डैश और ए में कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन यूनियन की बात करें तो ये पूरा क्या आ गया, ए डैश भी पूरा काउंट हो गया और ए भी पूरा काउंट हो गया। जब ए डैश पूरा काउंट हुआ और ए पूरा काउंट हुआ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपका यू के इक्वल आया। ये चीज क्लियर है। हमने ए डैश को काउंट किया, ए को भी पूरे को काउंट किया, यूनियन में काउंट ही करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो यूनियन आया। अगर आपको इंटरसेक्शन पूछा होता ए और ए डैश का इंटरसेक्शन बताओ तो दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा मुझे। फाइन, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का होल डैश की बात अगर हम करें तो क्या लिखा हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। अब इस चीज को समझने के लिए या तो हम ए और बी की कुछ वैल्यू लें या फिर हम डायग्राम से देखें। चलिए वेन डायग्राम से देख लेते हैं। दो सेट बनाए, इसे इस तरह बनाएंगे, एक ए है, ये लीजिए ए बना दिया, ये बी है, ये लीजिए बी भी बन गया। ए यूनियन बी बनाइए, ए यूनियन बी ये वाला है, ए यूनियन बी ये है। जो हमने सेट किया है वो क्या है आपका ए यूनियन बी, ठीक। ए यूनियन बी क्या है, यहां से यहां तक का पूरा हिस्सा ए यूनियन बी का है, ठीक। अब ए यूनियन बी का डैश, ये पूरा क्या था, यूनिवर्सल सेट था। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा दो, बचा क्या ये वाला हिस्सा जिसमें हम पैरेलल लाइन खींच रहे, ये वाला सारा हिस्सा, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सब क्या बचा, ये जो पैरेलल लाइन हमने अभी भी खींची है ये ए यूनियन बी का होल डैश बना, ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक। क्लियर है। अब इसी डायग्राम को मैं ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए बनाता हूं डिमॉर्गन लॉ में। ये ए है, ये बी है, ठीक। तो पहले बनाएंगे ए डैश, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो पहले ए डैश बना देते हैं। ये लीजिए ए को छोड़ करके बाकी सब, ए को छोड़ करके बाकी सब। ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, ये यू था, हमने ए को छोड़ करके बाकी सब बना दिया, ठीक। अब बात करते हैं बी डैश की। बी डैश क्या है, बी को छोड़ करके यू माइनस बी, तो बी को छोड़ दीजिए बाकी सब। बी आपका मैं थोड़ा हार्ड मार्किंग कर देता हूं अब, तो बी को छोड़ करके बाकी सब, ये लीजिए। तो इसमें ए का भी बहुत बड़ा हिस्सा आ जाएगा, ये सब काउंट हो गया, ठीक। अब ऐसी कौन सी जगह है जो इसने भी घेरी, किसने, ए डैश के
बाहर वाले ने भी घेरी और बी डैश के बाहर वाले ने भी घेरी। ऐसी कौन सी जगह है जो कॉमन है? कॉमन मतलब जो इन दोनों में कॉमन आने वाली है। सीधी सी बात है, देखो जरा, ए डैश के बाहर वाले ने ये सारी जगह घेर ली, बी वाला कवर कर दिया, चलो मान लेते हैं। लेकिन जब बी डैश की बारी आई उसने ये वाला हिस्सा कवर किया, लेकिन बाहर की सारी जगह घेरी। लेकिन जब बी को कवर किया गया होगा ए डैश के द्वारा, तब बी डैश में वो तो कवर हुआ नहीं होगा। मतलब ये वाले दोनों आ जरूर रहे हैं, लेकिन ये दोनों यूनियन के हिस्से में आएंगे, इंटरसेक्शन के में तो आएंगे नहीं। तो बचा क्या? ये बाहर वाला पोर्शन। कौन सा? जो बाहर वाला पोर्शन है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, ये वाले की। तो ये वाला हिस्सा जो बना, जो हमने आउटर लाइन खींची है अभी अभी, तो ये आपका बिल्कुल यही है जो आपका यहां पर बना हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के आधार पर ये ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आपका बीच वाला जो हिस्सा है ए यूनियन बी, उसको छोड़ करके बाहर वाला हिस्सा आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में आ जाएगा। तो ये डायग्राम से आसानी से क्लियर हो सकता है। बस समस्या एक है, मार्कर एक ही रंग का है मेरे पास, अभी क्या कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर कर देंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। डिमॉर्गन लॉ अभी एक और है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इस चीज को ध्यान दे लेते हैं। वेन डायग्राम ए बी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? ये है ए इंटरसेक्शन बी, और ये है यूनियन, और यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो यूनियन में से सब कुछ घटा दो, इसको छोड़ करके। किसको छोड़ करके? बीच वाले को छोड़ करके। ये लो, बीच वाले को छोड़ दिया, बाकी सब पे पेंसिल चला दिया। ठीक, तो बस ये बीच वाला हिस्सा जो बचा, ये क्या था आपका? ए इंटरसेक्शन बी। इसके अलावा बाकी सब पोर्शन क्या बना आपका? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, बस इस वाले हिस्से को छोड़ करके बाकी सब बन गया। अब इसको इस तरफ देखने की कोशिश करते हैं। पहले ए डैश बना दो, ये लो, पहले ए डैश ही बना लेते हैं। बन गया? बन गया। ये लीजिए बी आ गया, बी का भी डैश बना लो, बी का भी डैश बना लिया, ये लीजिए। इस बार इनका इंटरसेक्शन नहीं है, इस बार इनका क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब ए डैश का पूरा और बी डैश का पूरा सब काउंट कर लो। देखो क्या चीज जगह छुट्टी हुई है, ये वाली जगह छुट्टी हुई है इंटरसेक्शन बी की, केवल एक जगह छोड़ करके बाकी सब जगह आ गई। तो ये वाली जो टर्म दिखा रही है ए डैश यूनियन बी डैश की दिखा रही है, और इसमें भी आपकी ये वाली बीच वाली टर्म छुट्टी थी और इसमें भी ये बीच वाली टर्म छुट्टी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल आया। ये हमने वेन डायग्राम की हेल्प से देखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट हमने बता दिया। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? खुद अपने आप में सेट आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मैंने आपसे पूछा कि एक u है, क्या u का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u का कॉम्प्लीमेंट, तो आप बोलेंगे सर u में से u को घटा दो, u में से u गया तो क्या बचा? 5। 5 का मतलब कुछ नहीं, तो u डैश
क्या हो रहा है, फाइव के बराबर आ रहा है। अगर मैंने आपसे पूछा तो फाइव डैश क्या आएगा, फाइव डैश आएगा u माइनस फाइव, और u में से फाइव घटा तो क्या बचेगा u। तो फाइव का जो डैश होगा यानी कि जो आपका एम्प्टी सेट है, नल सेट है, उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट उसका यूनियन के इक्वल आएगा, और जब हम यूनियन का ही कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वो फाइव के इक्वल आएगा। ये दो प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए एक्सरसाइज 1.5 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का, और फर्स्ट क्वेश्चन है लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a equals to 1 2 3 4, b equals to 2 4 6 8, and c equals to 3 4 5 6। तो पहला क्वेश्चन है आपका a डैश, सेकंड है b डैश, और थर्ड केस है a यूनियन c डैश, फोर्थ केस है a डैश a यूनियन b का होल डैश। देखिए तो a डैश क्या होता है हमारा, हमने बताया था u माइनस a, u में से a को घटा दो, यानी कि u में से a इंटरसेक्शन u को घटा दो। इसका मतलब u के वो सभी एलिमेंट आएंगे, u के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो a और u में कॉमन है, उनको छोड़ करके। ठीक, u है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, और a है आपका 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को छोड़ देंगे बस, कौन से 1 2 3 4 जो इसमें भी है और इसमें भी है, 1 2 3 4 को छोड़ करके बाकी सब u के एलिमेंट लिख दीजिए, 5 6 7 8 और 9, ये आपके a डैश आया। b डैश की बात करेंगे, b डैश होगा u माइनस b या u माइनस b इंटरसेक्शन u। तो b और u में कोई इंटरसेक्शन है, b और u में इंटरसेक्शन है 2 4 6 8। 2 4 6 8 कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके, ये 2 3 और 4। इन चार एलिमेंट को छोड़ करके बाकी के सारे u के एलिमेंट, बाकी के सभी u के एलिमेंट आपको लिख देने होंगे 1 3 5 7 9। हमने a माइनस बी पहले भी सिखा रखा है, और a माइनस बी में हम क्या करते हैं, a के वे सभी एलिमेंट आते हैं जो a और b में कॉमन है उनको छोड़ करके, या b के एलिमेंट को छोड़ करके। ठीक, a के सभी एलिमेंट आते हैं, और वो कौन से एलिमेंट आते हैं जो a और b में कॉमन है उनको भी हटा दो, तो बाकी के बचे हुए a के एलिमेंट आपके a माइनस बी में आते हैं। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में जो आपकी 1.4 है उसमें कर लिया है। ठीक, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका a यूनियन c डैश, यानी कि u माइनस a यूनियन c। तो a यूनियन c लिखने की कोशिश करते हैं, a यूनियन c, a यूनियन c। a ये है 1 2 3 4, और c है आपका 3 4 5 6। तो लिखिए जरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और C में आपका है 3 4 5 6। 3 4 यहां पर भी है और 3 4 यहां पर भी है, हमने एक बार 3 4 लिख दिया है, तो इसका केवल 5 और 6 एलिमेंट ही यहां पर आ पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो u में से घटाना है इस वाले एलिमेंट को, किसको, a माइनस c को, मतलब u में से घटाना है आपको कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 को। तो u के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये वाले एलिमेंट घटा देने हैं, और बचेगी आपके 7 8 9। बचा क्या आपके पास 7 8 9, ये आपका आंसर आया। ठीक, a यूनियन b डैश की बात करें तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, u माइनस a यूनियन b करके।
पहला केस, या हमने जो डिमॉर्गन लॉ पढ़ा है अभी उस पर ध्यान देते हैं। इस केस को इस मेथड से नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं डिमॉर्गन लॉ की हेल्प से करने की कोशिश एक बार करते हैं। A यूनियन B कैन होल्ड एस A डैश इंटरसेक्शन B डैश, आपने ये पढ़ा था अभी। तो A डैश आपने कितना निकाला था? A डैश है आपका 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किसके साथ? B डैश के साथ। B डैश आपका 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन कौन सी टर्म आ रही है? एक तो 5 कॉमन आया है और 6 7 8 9, एक 7 भी आपका कॉमन आया हुआ है, तो आपका 5 और 7, और एक टर्म बेटा आपकी 9 कॉमन आई हुई है, तो 5 7 9 आपका आंसर आ जाएगा, 5 7 और 9। ठीक, तो A यूनियन B डैश आपका हो गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका U इक्वल्स टू ABC DEFG। U दिया हुआ है आपका U इक्वल्स टू ABC DEFG। ठीक, और फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें पहला सेट दिया हुआ है A इक्वल्स टू ABC। अब ABC को छोड़ करके बाकी के एलिमेंट क्या होंगे आपके? A डैश आपको निकालना है, A डैश होगा U माइनस A। तो U और A में U है आपका ABC DEFG, तो A वाले कंपोनेंट को रहने दो, बाकी सब लिख दो। ABC को रहने दो, बाकी सब लिख देंगे U के। DEFG, इसके आगे तो नहीं है, DEFG के आगे H भी है, H भी, ठीक। DEFGH, ये आपका A डैश आ गया। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है आपका B इक्वल्स टू DEFG, B इक्वल्स टू DEFG, ठीक। तो B डैश निकालना है आपको, B डैश हो जाएगा U माइनस B, यानी कि वे सभी U के एलिमेंट जो इसमें है उनको नहीं लेना है। DEFG हटा दिए, DEFG ABC और H आ जाएगा, ABC और H इसमें काउंट हो जाएगा आपका। ओके, थर्ड केस है आपका C इक्वल्स टू ACEG इसका C डैश निकालना है कॉम्प्लीमेंट, C डैश इक्वल्स टू U माइनस C। तो U में से इस एलिमेंट को घटा दो, किस किस को? A C E और G को। बचा क्या? B D F H, B D F H, ये आपका बच गया। इसमें यहां तक बेटा क्लियर हो रहा है? आसान है, हो जाना चाहिए। एक पार्ट और बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज D इक्वल्स टू FGH, D इक्वल्स टू FGH हो रहे। तो D डैश जो हो जाएगा U माइनस A, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा U माइनस D। तो U है आपका ABCDEFG, FGH, FGH और A को छोड़ करके बाकी एलिमेंट क्या बचे हैं? BCDE। तो BCDE ये आपके एलिमेंट्स हुए जो कि आपके D डैश के अंदर आएंगे। इजी केस है और आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो यूनियन में से सिर्फ घटाने वाला केस है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टेकिंग द सेट of natural number
of natural number as universal set, ठीक। Write the complement of following set, write complement of following set, write the complement of following set, बस इतना ही है। और यूनिवर्सल सेट बोला है कि इन्होंने नेचुरल नंबर को लेना है 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, तो पहला केस है x is that x is an even number, x is that x is an even number। तो यूनिवर्सल सेट में इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6 8। तो इसका अपोजिट क्या बना? 1 3 5 7, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, मान लेते हैं इसे a, तो a डैश जो बनेगा वो बनेगा x that x is an odd number। तो काफी इजी केस है और एक ही बारी में आना भी चाहिए, ठीक। सेकंड केस क्या बनता है आपका? x that x is an odd natural number। सेकंड केस है x such that x is an odd natural number, ठीक। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट देखें, इसे आप b कह दीजिए, तो b डैश जो इसका सीधी सी बात है, जो इवन का ओड हो गया तो ओड का इवन हो जाएगा। x is an even natural number, इवन नेचुरल नंबर, ठीक। ये आपके पहले दोनों पार्ट हो गए बेटा। थर्ड केस की तरफ चलते हैं। x is that x is a positive multiple of 3। इसका थर्ड पार्ट c equals to x is that x is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो एक ऐसा नंबर जो कि 3 का मल्टीपल होगा, तो आप इसे या तो ऐसे करके लिखेंगे x is that x is not a positive multiple of 3, पहली बात, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 पहली कंडीशन। तो इसका आंसर है x such that x is not a positive multiple of 3। फोर्थ केस पर चलते हैं बेटा। that is x such that x is a prime number, x such that x is a prime number। प्राइम नंबर वो होता है जैसे कि 2 3 5 7 अप टू जहां तक जा रहा है, मतलब जो किसी से नहीं कट रहा है, केवल 1 के अलावा, किसके अलावा? 1 के अलावा नहीं कटेगा। तो एक ऐसा नंबर जो कि 1 से तो कटेगा ही कटेगा, बाकी उसके अलावा भी उसका कोई ना कोई कंपोजिट होना चाहिए, मतलब मल्टीपल होना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता हो, कोई भी ऐसा नंबर 2 नंबर से या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो x is that x is a कंपोजिट नंबर, पहली बात, ठीक। लेकिन आपका जो 1 है वो कंपोजिट नंबर तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि 1 तो अकेला ही है, ठीक। तो और करके हमें लिखना पड़ेगा और x इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर में नहीं आता। तो यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट मतलब इसमें से आपको इसे घटाएंगे तो इसमें 1 तो आ ही जाएगा, सीधी सी बात है, वो तो आ गया। इसके अलावा जो आपके आए जैसे कि 4 6, इन सबको देखो 2 into 3 2 into 2, ये सभी कंपोजिट नंबर है जो 2 एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। तो प्राइम नंबर का अपोजिट क्या होता है? वैसे कंपोजिट नंबर ही होता है, लेकिन उसमें
इस एक की कमी रह जाती है, क्योंकि एक अकेला ऐसा है जो किससे मिलकर के बनेगा, 1 से, या किसी की आवश्यकता ही नहीं है 1 को बनने के लिए, वो अपना ही वजूद में है। ठीक, तो ये आपके 4 पार्ट हो गए बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट की तरफ। X is that X is a natural number divisible by 3 or 5. X is that X is a natural number divisible by 3 and 5. तो एक ऐसा नंबर जो 3 से और 5 से दोनों से भाग हो जाए। तो अगर इसका मुझे रिवर्स लिखना हो, रिवर्स का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना हो, तो सीधी सी बात है कि लाइन में आ जाएगा, is a natural number not divisible by 3 and 5, 3 and not by 5। तो जो 3 से और 5 से दोनों से ही भागना हो। अब इसमें ठीक से देखा जाए तो इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं जो 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। 3 से 3 and 5 दोनों का इंटरसेक्शन करके बनाया गया है। जैसे कि आप 15 ले लीजिए, है ना। लेकिन अगर इस केस में देखा जाए या 30 ले लीजिए, इस केस में देखा जाए तो उसमें हम 3 और 5 का डिविजिबल नहीं लेंगे। जैसे कि आप 6 को काउंट कर सकते हैं या 8 को काउंट कर सकते हैं, 7 को काउंट कर सकते हैं। एक ऐसा नंबर जो कि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा, उसको ही आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। X says that X is a perfect square. X is a perfect square. अब परफेक्ट स्क्वायर तो सीधी सी बात है, कुछ ही नंबर होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16। अब इन सभी के अलावा जो नंबर होंगे 25, इनके अलावा बाकी तो बहुत सारे नंबर हैं, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10। तो बाकी के सभी नंबर जो कि स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, देखो जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बाकी के वो नंबर जो कि स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, वो आपके किस में आएंगे, ऐसे नंबर्स में जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा इसका, वो लिख देते हैं। तो इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट आएगा x such that x is not a perfect square, बस परफेक्ट स्क्वायर। इतने से काम चल जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका 6th पार्ट, दैट इज 6 नहीं 7th पार्ट। X is that X is a perfect cube, perfect cube। तो जैसे इससे पिछला वाला हुआ है वैसे ये भी हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें, X is that X is not a perfect cube, perfect cube। ठीक, ये इजी केस है, तो इसे आप चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं, इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट केस देखते हैं 8। X is that X plus 5 equals to 8। इसको सोल्व कर लीजिए। ये अगर इसको और अच्छे से सोल्व करें तो X is that X plus 5 equals to 8 को सोल्व करेंगे, X equals to 8 minus 5, तो X equals to 8 में से 5 गए 3। तो अगर इसे नेक्स्ट लाइन में एक बार और लिखने की कोशिश करूं तो लिखा हुआ है x equals to 3। ठीक, अब जो नंबर 3 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
इस नंबर को d लिख देते तो इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x such that x not equals to 3। किसी ने बोला कि एक नंबर है 3, तो उसका विरोधाभास क्या होगा, उसका विरोधाभास सिर्फ एक ही लाइन है, x is not equals to 3। 3 है वो 3 नहीं है, बात खत्म। ठीक, तो आपका 8th केस हो गया है। आगे बढ़ते हैं। Next case is 9th। X is that 2x plus 5 equals to 9। ये केस है, एक सिंपल इक्वेशन है 2x plus 5 equals to 6। X is that 2x equals to 9 minus 5। अगर और सोल्व करना है तो 2x equals to 4, और सोल्व करना है तो आप लिखेंगे x is that x equals to 4/2, और सोल्व कर सकते हैं तो लिख दीजिए x is that x equals to 2। ये सोल्व करने के बाद ये वाली इक्वेशन आई है x equals to 2। तो इसका विरोधाभास जो आपका कॉम्प्लीमेंट है इसे a लिख देते हैं, तो a का डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा x is that x not equals to 2। विरोधाभास क्या है, कोई नंबर 2 के बराबर है तो उसका विरोधाभास जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, कोई नंबर 2 के बराबर नहीं है। ठीक, चलिए Ix हो गया, x पर चलते हैं। नेक्स्ट केस है आपका x is that x is greater than or equals to 7। तो एक नंबर ऐसा है जो कि 7 या 7 से बड़ा है, इसे लिखने की कोशिश करते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में। ये एक ऐसा नंबर है जो 7 है या 7 से बड़ा हुआ है, बड़ा 7 8 9 10 अब तो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब एक ऐसा नंबर जो इससे छोटा हो, जो इससे छोटा हो, मान लेते इसे a ही मान लेते तो a डैश क्या हो जाएगा, x is that x less than 7। हमने इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया, नीचे वाला जो डंडा खिंचा हुआ है नहीं लगाया। लेस देन 7, लेस देन 7 का मतलब 7 को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसने काउंट कर लिया है। तो उसने काउंट कर लिया तो हम काउंट नहीं करेंगे। हालांकि हमने यूनिवर्सल सेट क्या लिया था, याद है आपको, यूनिवर्सल सेट लिया था 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं। अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म में कहना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि रोस्टर फॉर्म में लिखो तो आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है क्योंकि हमने यूनियन जो माना है वो एक नेचुरल नंबर माना है। तो नेचुरल नंबर में 7 के आगे वाले तो इसने ले लिए, तो 7 से पहले कितने बचे 1 to 6। तो ये आपका इसका आंसर हो सकता है या फिर ये भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों ही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 10 हो गया है क्वेश्चन नंबर 11। xi x is that x belongs to natural number, x is that x belongs to natural number and 2x plus 1 greater than 10, 2x plus 1 greater than 10। इस इक्वेशन को जरा सोल्व करो बेटा। यूनियन तो हमने नेचुरल नंबर ही ले रखा है, यूनियन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक, इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। 2x plus 1 greater than 10, 2x greater than 9, x greater than 9/2, x greater than 9/2, 10 ही है ना। तो एक ऐसा नंबर जो कि 9/2 से बड़ा है, सिर्फ बड़ा है, तो उससे पहले वाले नंबर काउंट कर लो। x is that x belongs to natural number and x यहां पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, आपको इक्वल्स टू का लगा देना है। ये लीजिए 9/2 या उससे पहले का, या तो 9/2 होगा या फिर उसके पहले का सारा, उसके पहले का। ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया 11th वाले पार्ट में।
क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और बोला है a 2 4 6 8, a बोला है 2 4 6 8, b बोला है 2 3 5 7 and b equals to 2 3 5 7। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। पहले वेरिफिकेशन क्या है, a यूनियन b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक, हालांकि ये हमने डायग्राम में ऑलरेडी दे लिया है वेन डायग्राम के अंदर, तो पहले a यूनियन b डैश निकाल लेते हैं। पहले a यूनियन b तो निकाल लें। a यूनियन b क्या हो गया आपका, a यूनियन b का डैश जो आएगा वो आएगा u माइनस a यूनियन b, और u कितना है आपका, u दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लो 5 6 7 8 9 माइनस a यूनियन b, a यूनियन b, तो लिखो 2 4 6 8, 2b इसके अंदर है और बाकी कुछ इसके अंदर नहीं है, तो 3 5 और 7 इसके अंदर है। इसको अगर आप ठीक से अरेंज करके देख सकते हो तो ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 और 8, ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। ठीक से देखो 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक, यही एलिमेंट लिखे हुए हैं। इसके कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बच गए, तो 2 3 4 5 6 7 8 बच के अलावा कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 और 9, तो 1 और 9 आपका आंसर है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो आपका क्या आया, 1 और 9। अब इस पर फोकस करते हैं, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो पहले a डैश निकालेंगे। a है तो a डैश क्या आ जाएगा, u माइनस a, तो u के वो सभी एलिमेंट जो a में है उनको छोड़ करके 2 4 6 8 को छोड़ दो, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 को छोड़ दो, बाकी सब एलिमेंट a डैश के अंदर आ जाएंगे। बाकी सभी एलिमेंट आपके a डैश के अंदर आएंगे। कौन कौन से, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक, ये लिख देते हैं हम a डैश के अंदर 1 3 5 7 9, ठीक। इंटरसेक्शन b डैश निकाल लेते हैं, यहां पर b है तो b डैश कितना हो जाएगा, u माइनस b, u में से b को घटाना है, u में से b को घटाना है। b के जो एलिमेंट है 2 3 5 7, 2 3 5 7, इन चारों एलिमेंट को छोड़ करके बाकी u के सारे एलिमेंट लिख दीजिए। 1 4 6 1 4 6 8 9, 8 और 9, ये आपका आ गया b डैश, ये आपका क्या आ गया, b डैश। तो b डैश कितना आया है, 1 4 6 8 9, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन आया है या इंटरसेक्शन आया है। एक तो 1 कॉमन है, ठीक से दिखाई दे रहा है, एक आपका 9 भी कॉमन है और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर आया आपका 1,9। तो यहां पर जो आंसर आया था 1,9 वही यहां पर आया है, बस यही चीज हमें कंफर्म करानी थी। यहां पर भी आंसर आपका 1,9 आया है और यहां पर भी 1,9 आया है। तो ये आपका डिमॉर्गन लॉ जो है हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। इससे पहले जब किया था तब हमने वेन डायग्राम की हेल्प से किया था, अब इस क्वेश्चन की हेल्प से किया, ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी हमें प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट क्या है, इसे फिलहाल हटा देते हैं। बी डैश और ए डैश की आवश्यकता पड़ सकती है, उन्हें लिखे रहने देते हैं। बी डैश आपका 1 4 6 8 9 और ए डैश ये। तो दूसरा पार्ट है आपका सेकंड पार्ट डिमॉर्गन लॉ का,
ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू प्रूफ करना है आपको ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है, जरा देखो। पहले ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो आएगा वो आएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो u तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसमें से घटाना है a इंटरसेक्शन b को। a और b में क्या कॉमन है वो देख लेते हैं पहले। a और b में इंटरसेक्शन निकालने तो कॉमन देखेंगे, 2 इसमें भी है इसमें भी है, चलिए 2 एलिमेंट हो गया। 4 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 3 5 7 है वो इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या आया, बस 2 कॉमन आया है। तो a इंटरसेक्शन b में क्या आया है 2, और यूनियन आपका इतना बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या आपका आ जाएगा, सिर्फ 2 को छोड़ करके बाकी के u के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका आया a इंटरसेक्शन b का होल डैश। क्लियर है? अब बात करते हैं a डैश यूनियन b डैश की, a डैश यूनियन b डैश की। a डैश हमने निकाला था 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 यूनियन b डैश निकाला था 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, इन दोनों में देख लीजिए 1 आ रहा है, 3 4 ये रहा, 5 6 7 8 और 9 सारे एलिमेंट आए हैं। देखो 2 ही नहीं आया, बस क्या 2 नहीं आया है, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाली जो कंडीशन है दोनों कैसी आ रही है आपकी, इक्वल आ रही है। ये इसके इक्वल आ गया, मतलब डिमॉर्गन का जो सेकंड नियम है वो आपका प्रूफ हो गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Let u be the triangle in a plane. Question number 6. Let u be the triangle in a plane if A is the set of all triangle, if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, with at least one angle different from 60 degree. What is A dash? What is A dash? A ऐसा है, एक ट्रायंगल है, क्या एक ट्रायंगल है, मतलब सभी ट्रायंगल है, इसलिए बोला कि ऐसा ट्रायंगल है, U be the triangle in a plane। अब U यूनियन है जो कि सभी प्रकार के ट्रायंगल रखेगा, सीधी सी बात है, यूनियन है मतलब सब कुछ रखेगा, लेकिन उसने ये बोल दिया कि आपका जो एक एंगल है वो अदर देन 60 है। अब अनटिल और अनलेस कोई भी कंडीशन हो, अगर एक एंगल 60 डिग्री से बड़ा हो या छोटा हो तो वो कोई भी ट्रायंगल बन सकता है, एक्यूट भी, ऑब्ट्यूज भी, राइट एंगल ट्रायंगल भी, या स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सभी केसेस तैयार हो सकते हैं एक ही केस को छोड़ करके। तो यहां पर ऑल ट्रायंगल है एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा केस है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल 60 डिग्री। ठीक, ए तो आपका आ गया, तो ए डैश क्या आ जाएगा,
ए डैश आ जाएगा, इसमें जो एक्सेप्ट वाला रूल लगाया है हमने उसे छोड़ दो बस, है ना। ए सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, काफी इजी केसेस में से एक था और हो जाना चाहिए था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। चाहो तो हम इन्हें वेन डायग्राम से कर सकते हैं, चाहे आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। ए यूनियन ए डैश बताना है, सेकंड है फाई डैश इंटरसेक्शन ए बताना है, थर्ड ए इंटरसेक्शन ए डैश बताना है, फोर्थ है यू डैश इंटरसेक्शन ए बताना है। चलिए बेटा देख लेते हैं। एक पर ही निर्भरता आई है तो एक यूनियन सेट ले लिया हमने यू, ये ए, ये सेट है आपका ए, ठीक। तो ए यूनियन ए डैश मतलब ए यूनियन ए डैश पूरा का पूरा ए भी और ए डैश भी। ए डैश क्या होगा आप जानते हैं, ए डैश होगा यू माइनस ए, तो ए डैश हो गया बाहर वाला, ये बाहर वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो किसको कर रहा होगा, ए डैश को, ये ए को कर रहा होगा, ये बाहर वाला यू, ठीक। अब ए डैश जो बाहर वाला है और ए जो अंदर वाला है, इन दोनों का यूनियन बोला है, तो यूनियन क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को मिला करके क्या बना आपका यू, ठीक। फाई डैश इंटरसेक्शन ए, इसको भी अगर आपको करना है तो ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश भी हो सकता है। ए और ए डैश में कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है, कुछ कॉमन आया है, ए ये है और ए डैश ये है, मतलब ये बाहर वाला है ये अंदर वाला है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन के नाम पर यहां पर आएगा फाई, ठीक। ये आई बात फाई डैश की। देखिए हमने बताया था कि यू फाई डैश क्या होगा, वो होगा u माइनस फाइव, फाइव में से घटा के निकालते हैं ना, किसी की u में से घटा के निकालते हैं किसी का भी कॉम्पोनेंट, तो u में से जब फाइव घटाया जाएगा तो क्या आएगा u, तो ये आया आपका u। फाइव डैश का मतलब क्या लिख सकते हैं आप, u इंटरसेक्शन a, u इंटरसेक्शन a। अब ये पूरा का पूरा u है, फिलहाल इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है u। अब इसके अंदर है a, u और a में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या आ रहा है u और a में, u में और a में कॉमन क्या आ रहा है, सीधी सी बात है सिर्फ a ही कॉमन आ रहा है, ये लिख दीजिए आपने, a इसका आंसर लिख दिया, ठीक। लास्ट केस देखेंगे u डैश और a, एक बार u डैश देख लेते हैं, u डैश क्या होता है, u डैश होगा u माइनस u, u में से घटा के निकाल लें, तो u माइनस u मतलब फाइव, तो फाइव में इंटरसेक्शन करना है a का, फाइव में इंटरसेक्शन करना है a का, ये बीच में एक एलिमेंट है a, एक a, और a में से कुछ नहीं का मतलब फाइव, जो कि है ही नहीं, उसको कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में अगर कुछ कॉमन निकालना हुआ तो क्या कॉमन आएगा, फाइव कॉमन आएगा, है ना। ये केस हम पहले भी कर चुके हैं, ये वाले भी, ठीक। ये आपके हो जाने चाहिए। एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया बेटा, और 1.6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई एग्जांपल ले भी चलते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें हिंदी बोलना पसंद है, तो एन ए क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे जो हिंदी बोलते हैं, ठीक, मान लेते हैं ऐसे 50 बच्चे हैं। एन बी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में बोलना पसंद है, मान लेते हैं इनकी संख्या 20 है, ठीक, इनकी संख्या 20 है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें दोनों ही आता होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि बिलोंग्स टू बोथ, बिलोंग्स टू बोथ मतलब
इसका अगर हम बोले कि इट Na एंड Nb, एक ऐसा एलिमेंट जिसे दोनों ही चीज आते हो, आप उसे इंटरसेक्शन से बोल सकते हैं, है ना। तो वो एक कोई एलिमेंट हो सकता है। मान लेते हैं कि 10 बच्चे ऐसे जिन्हें दोनों ही भाषाएं बोलनी आती हैं। अगर इसे हम ठीक से वेन डायग्राम में दिखाने की कोशिश करें कि हिंदी बोलने वाले बच्चे की संख्या 50, इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की संख्या 20, 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही लैंग्वेज आती हैं, ये लीजिए 10 कॉमन है, ठीक। अब ऐसे कितने लोग हुए जिन्हें आइदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आती हो, आइदर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो, दोनों ही लैंग्वेज आने का मतलब A यूनियन B की बात कर रहे हैं। दोनों ही लैंग्वेज आने का मतलब ये नहीं कि केवल दोनों ही आती हो, आइदर और का मतलब होता है ये भी आती हो और इसमें भी काउंट होता हो, दोनों में काउंट होता हो, है ना। तो अब जब हम इस 50 की बात करेंगे, जब इस 50 की बात करेंगे तो इसमें 10 बच्चे ऐसे भी शामिल है जिन्हें इंग्लिश बोलनी आ रही है, 20 बच्चे ऐसे भी शामिल है जिन्हें हिंदी बोलनी आती है ना। तो A यूनियन B कैसे निकाला जाए उस चीज पर हमें फोकस करना है ना। तो सपोज करो इसमें 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी बोलना आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक ओनली हिंदी, ओनली वर्ड पे थोड़ा सा फोकस कर दिया हमने, बस सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। तो ऐसे सिर्फ इसमें 10 बच्चे हैं जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती होगी, थोड़ी बहुत हिंदी भी आती होगी, है ना। तो आपने कहा कि सर पूरे बच्चे तो 50 ही हैं जिन्हें हिंदी बोलनी आती है, लेकिन 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, 10 को हटा दो तो आपने बोला कि 40 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। कैसा? जो सिर्फ हिंदी भाषा बोल सकते हैं। तो इधर वाला जो हिस्सा आया वो किसमें आया? हिंदी वाले में। हिंदी वाले में ऐसे बच्चों की संख्या हो गई 40, ठीक। अब इधर वाला हिस्सा कौन सा है? कितने बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं? तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले या ओनली इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 में से इस इंटरसेक्शन वाले को हटा दो जिन्हें हिंदी भी आती है, 10। तो ऐसे 10 बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है, हिंदी बोलनी नहीं आती है। और एक ये बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट आया, कौन सा? ये वाला, जिन्हें 10 बच्चे जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलनी आती है। तो यहां से कुल तात्पर्य ये निकला कि हम इस A यूनियन B को जिन्हें दोनों ही भाषाएं बोलनी आती है इसे कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो एक तो हम निकाल सकते हैं कि ओनली हिंदी वाले प्लस ओनली इंग्लिश वाले, ओनली इंग्लिश वाले प्लस बोथ वाले, प्लस बोथ वाले, ठीक। ओनली हिंदी वाले कितने थे? 40। ओनली इंग्लिश वाले कितने थे? 10। दोनों वाले 10, 40 10 50 और 10 60। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपका वो फॉर्मूला A यूनियन B को निकालने का कि जिसको दोनों ही भाषाएं आती हो, जिसको दोनों ही भाषाएं आती हो, हिंदी और इंग्लिश, सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहे, अब उसे हिंदी आती है, अब उसमें इंग्लिश वाला भी काउंट हो गया 10 बच्चे, 10 बच्चे ये भी काउंट हो जाए, 20 बच्चे ऐसे जिन्हें इंग्लिश आती है। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैंने बोला इंग्लिश आती है, ओनली इंग्लिश नहीं। माइनस कर दो वे 10 बच्चे जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, 50 20 70 माइनस 10 60। एक तरीका ये हुआ इसे निकालने का। इस चीज को थोड़ा एक बार और वेन डायग्राम की तरफ से नोटिस करके देखते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है और हमने क्या जानने की कोशिश करी है। तो यहां पर जो आपके एक्सरसाइज में आएगा फॉर्मूला NA यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B होगा, ठीक।
ये है आइदर ए और बी, ये है एन ए, ये है एन बी, ये है बोथ। ठीक, अगर आपको ओनली ए निकालना है, ओनली एन ए, तो आपको निकालना पड़ेगा एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसे ओनली एन ए को लिखने की कोशिश करूं तो ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, ठीक से देखा जाए तो, या और अच्छे से लिखने की कोशिश करो तो ये लिखा हुआ है ए माइनस। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये आगे कैसे आई है ये वाली टर्म। ठीक, आगे देखते हैं बेटा। हमारे जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 1.6 के, वो इसी फिनोमेना पे बेस होंगे। एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x and y are two sets such that if x and y are two sets such that nx equals to 17 and y equals to 23, nx equals to 17 and ny equals to 23, and nx union y and nx union y equals to 38. Find n intersection y. Find n x intersection y. हम a यूनियन b का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, a यूनियन b वाला या x यूनियन y वाला इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ठीक, तो n इसकी वैल्यू दी हुई है 38 इक्वल्स टू na की वैल्यू दे रखी है 17, ny की वैल्यू 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y। ठीक, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 38 प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 23 प्लस 70 40, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई 27 और 17 को जोड़ा बेटा 40 माइनस 38 तो कितना बचा 2, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आई आपकी 2। ठीक, ये आपका सीधे फॉर्मूले में बेस क्वेश्चन था और हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if x and y are two sets such that x union y has 18 element, if x and y are two set such that x union y has 18 elements, x has 8 element and y has 15 element. X has 8 elements and y has 15 elements. 15 element. How many elements does x intersection y have? चलिए, x intersection y के पास कितने एलिमेंट है? दोबारा वही वाला फॉर्मूला आ गया आपका, x यूनियन y इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो nx यूनियन y की वैल्यू दी है आपकी 18 इक्वल्स टू nx की वैल्यू दी है आपकी 8 एलिमेंट, ny की वैल्यू बोली है 15 एलिमेंट माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो इसको इधर ले आते हैं, 18 प्लस nx इंटरसेक्शन y, 15 5 20 और 3 23 और nx इंटरसेक्शन y 23 माइनस 18
कितना आया 5। ठीक, ये भी आपका सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। In a group 400 pupils, question number 3, in a group of 400 pupils, 250 speaks Hindi and 200 speak English. 250 speak Hindi and 200 speak English. How many people can speak both Hindi and English? How many people speak Hindi and English? तो एक ग्रुप में 400 लोग हैं, तो यानी कि ए यूनियन बी बोला है कितना 400। एन ए जो कि हिंदी बोल रहे हैं मान लेते हैं, हिंदी, इनकी संख्या 250 है। एन बी जो कि आपके इंग्लिश बोल रहे हैं, इनकी संख्या 200 है। ठीक, हमें निकालना है जो दोनों बोलते हैं, दोनों बोलने वाले मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। दोनों बोलने का मतलब बोथ। बोथ कब आता है? बोथ जब आता है जो चीज दोनों में हो। एंड का इस्तेमाल जब किया जाएगा जब कोई चीज दोनों के अंदर होती है। तो एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू दी हुई है आपकी 400, 250 प्लस 200 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इधर ले जाइए, 400 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 250 प्लस 200 कितना हो गया 450। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 450 माइनस 400 कितना आया 50। तो ऐसे 50 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ऐसे लोगों की संख्या है 50। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Question number 4. If S and T are two sets such that S has 21 elements, if S and T are two sets such that S has 21 element, T has 32 elements, T has 32 element, and S and T has 11 element, and S intersection T has 11 element. ठीक, how many element does SUT has? How many element does SUT has? तो क्वेश्चन ये है और डायरेक्ट फॉर्मूले में बेस मुझे नजर आ रहा है। SUT दिया हुआ है, S इंटरसेक्शन D दिया हुआ है, ST भी दिया हुआ है, S भी दिया हुआ है। S यूनियन T इक्वल्स टू NS प्लस NT माइनस N S इंटरसेक्शन T। डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है बेटा। तो S
यूनियन टी की वैल्यू पूछी है और एनएस दिया हुआ है 21 प्लस एनटी दिया हुआ है 32 माइनस 11 एलिमेंट है। ठीक, 21 प्लस 32, 2 और 1 3, 3 और 2 5 में से 11 गए, कितने बचे 42। तो एन एस यूनियन टी कितना आया है आपका 42। ये आपका केस हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if x and y two sets such that x has 40 element, if x and y two sets such that x has 40 element and x union y has 60 element, x union y has 60 element, 60 elements, and x intersection y has 10 element, and x intersection y has 10 elements, how many element does y have? How many element does y have? तो फॉर्मूला अगेन वही लगना है, x यूनियन y वाला, nx प्लस ny माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। ये तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन सोल्व कराए जा रहे हैं। x यूनियन y की वैल्यू कितनी दी है बेटा 60 इक्वल्स टू nx हैज 40 एलिमेंट, ये लीजिए 40 प्लस ny पूछा गया है माइनस y पूछा है और x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट, ये लीजिए। तो सोल्व कर लेंगे। 60 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 30 प्लस ny, 30 को इधर भेज दीजिए, 60 माइनस 30 इक्वल्स टू ny, तो 60 माइनस 30 कितना बचा 30, तो ny कितना आ गया आपका 30 के इक्वल आ गया, तो ny है 30 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक मिनट बस इंक डाल लें, जरा इंक खत्म हो गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, in a group of 70 people 37 like coffee, in a group of 70 people 37 like coffee, 37 लोगों को कॉफी पीना पसंद है, 52 like tea, 52 like tea, and each person likes at least one of two drinks, and each person like one of two drinks. How many people like both coffee and tea? How many people
लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कॉफी और टी पसंद आएगी, ये लीजिए से इससे करते हैं। 70 लोग हैं, इसकी वैल्यू दी है 37, इसकी वैल्यू दी है कितनी, टी की वैल्यू दी, कॉफी की वैल्यू दी है 37 और टी की वैल्यू दी है आपकी 52। तो यहां पर कुछ कॉमन जो लोग हैं जो दोनों पीते हैं उनकी संख्या पूछी है ना। तो ये पूरे की वैल्यू तो दे दी 70, इस पूरे की वैल्यू है 37, ये पूरे की वैल्यू है 52। तो 70 तो पूरा ही है, उसमें 37 प्लस 52, ये वाला भी प्लस। अब इसमें क्या बचा, ये वाला हिस्सा बचा जो हमने छोड़ दिया। एन ए इंटरसेक्शन बी कर लो या लिख लो। तो एन ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आते हैं, 70 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 37 प्लस 52, 7 दोनों 5 3 8 89। तो एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 89 माइनस 70 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं, 19 पीपल्स। ठीक, लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन ए ग्रुप ऑफ 65 pupils, in a group of 65 pupils, 40 like cricket and 10 like cricket and tennis, 40 like cricket and 10 like both, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only? How many like tennis only and not cricket? And not cricket. How many like tennis? How many like tennis? तो टोटल लोगों की संख्या कितनी है, एन ए यूनियन बी बोला है 65। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या मान लेते हैं, क्रिकेट एन ए खेलते हैं क्रिकेट, तो इनकी संख्या बोली है 40। एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस जो खेलते हैं वो है आपके 10। बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस जो दोनों खेलते हैं वो है आपके 10। ठीक, यह है बोथ वाले। तो पहले एन बी निकाल लेते हैं। तो एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी संख्या दी है 65 इक्वल्स टू एन ए की वैल्यू बोली है 40 प्लस एन बी माइनस 10। तो 65 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 कितना हुआ है 30 प्लस एन बी। तो 30 को इधर भेज दीजिए, 65 माइनस 30 इक्वल्स टू एन बी। तो एन बी कितना आ जाएगा आपका 65 माइनस 30, तो कितना आया आपका 35।
तो 35 ऐसे लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं, जो टेनिस खेलते हैं। ये इसका आंसर हो गया इसका, ऐसे लोग जो टेनिस खेलते हैं, दीज आर 35। ठीक, ये क्रिकेट खेलने वाले 40, ये टेनिस खेलने वाले 35, तो 10 लोग ये वाले, कौन, यहां पर 10 लोग भी तो हैं जो बोले हैं क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, क्रिकेट एंड टेनिस वाले। अब ये बोला कि बीच में सिर्फ टेनिस खेलने वाले बताओ, सिर्फ टेनिस कौन खेलेंगे, सिर्फ इधर वाले, मतलब 35 में से जो 10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे हैं उनको हटा दो। 35 में से जो 10 लोग टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं उन दोनों को हटा दो, तो कितना आया 25। ठीक, अगर ठीक से बोला जाए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो टेनिस और क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उसे आप इसकी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं NB माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी कि NB कितना है आपका, NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NB है आपका 35 माइनस NA इंटरसेक्शन B कितना है 10, 35 माइनस 10 तो आपका 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये जो वर्ड है ये हमने पहले ही बता दिया है, ओनली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओनली के लिए हम इस्तेमाल करेंगे NA माइनस NA इंटरसेक्शन B या NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, तो ये आपका सिर्फ वही खेल खेलेगा जो उसे पसंद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8। In a committee, 50 people speak French. In a committee, 50 people speak French. 50 people speak French. ठीक, 20 speak Spanish. 20 speak Spanish. And 10 speak both Spanish and French. And 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? How many speak at least one of these two language? देखिए बेटा, तो 50 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, हम लेते हैं NA 50 है जो कि फ्रेंच बोलते हैं। NB कितने हैं 20 जो कि स्पेनिश बोलते हैं। ठीक, और जो दोनों ही बोलते हैं, और दोनों वाले के केस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। जो दोनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आपके 10 लोग, बोथ वाले केस आगे। और एटलीस्ट वन लैंग्वेज वाले आते हैं आपके ए यूनियन बी में, एटलीस्ट वन लैंग्वेज वाले एंड ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला लगाएंगे एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 50 प्लस 20 माइनस 10, 70 माइनस 10, 60 जो आ जाएगा वो आपके ऐसे लोगों की संख्या आई
जो कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही भाषाएं बोलेंगे। ये हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूले के आधार पर ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंडेंसी रखती है और ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है।